वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाएं एसआई फाइनेंस के लिए, तो आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जो हमारा रहने वाला है एसआई फाइनेंस के ऊपर, उसमें हम 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी रहेगी ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज से हमारा जो प्रैक्टिस सेट का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप रिवीजन नोट्स लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लास्ट पे एक फाइनल टच दिया जाए कंप्रीहेंसिव प्रिसाइज जो नोट्स होते हैं उसका, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट्स लिखे गए हैं जो कि आप लास्ट दिनों के अंदर इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ये सभी नोट जो है एसआई फाइनेंस के मिल जाएंगे, जिससे आपको एक फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, हमने ज़्यादा लंबे मॉक टेस्ट नहीं रखे, जस्ट हमने 5 ही मॉक टेस्ट फुल लेंथ रखे हैं। 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस में और इंप्रूवमेंट करेंगे। और यहाँ पर आपको 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, साथ में कटअप भी दिया है आपने। यानी मॉक टेस्ट 1 अगर अटैम्प्ट करते हो, आपका 87 स्कोर बन रहा है, या इससे प्लस बनना समझ लो अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। अगर कम है तो अभी भी टाइम है, 10-12 दिन 15 दिन जो आपको अच्छे से यूटिलाइज करने चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ कर, ताकि जो है आपको कटअप पार कर सको और अच्छा स्कोर जो है फाइनल एग्जाम में ला सको। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर वहाँ पर विजिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। को इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? जल्दी से आंसर करें। भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क के बारे में ब्रीफली हम यहाँ पर देखेंगे। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस मेंबर और इसके कितने मेंबर हैं? इसके मेंबर हैं 8। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये जो इंडिया और इसके जो सराउंडिंग जितने नेबर्स हैं ये मिला लो, समझ लो, तो सार्क बन गया। इसको मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है सार्क जो है यहाँ पर ढाका में बनी थी 8 दिसंबर 1985 में। 1995 डेट याद रखनी है। 1985 में सार्क की फॉर्मेशन हुई थी। और इसके जो मेंबर्स हैं, इसको याद रखने के लिए MBBS पेन जो है ये ट्रिक याद रखना। किसके मेंबर? सार्क के मेंबर। किसके मेंबर? सार्क के मेंबर। कैसे याद रखने? MBBS पेन। MBBS क्या है? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। MBBS, ठीक है। और पेन में क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। क्लियर? तो 1-2 बार इसको रीड आउट करोगे खुद याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आपको कहा था ये हेडक्वार्टर डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हैग, नेदरलैंड। हैग नीदरलैंड में है। इसका राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है इनमें से? तो बिम्स्टेक की बात करें तो यहाँ पर मालदीव, इंडिया, भूटान, नेपाल। मालदीव जो है ये मेंबर नहीं है बिम्स्टेक की। यहाँ पर आपके सामने बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके साथ साथ बिम्स्टेक कब जो है फॉर्म हुई? ये 6 जून 1997 को बनी थी बिम्स्टेक। और इसकी कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 7 मेंबर कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। 7 मेंबर कंट्रीज के, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, एक तो आपने इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री आपको याद रखने हैं, इसके साथ साथ थाईलैंड साथ में एक और याद रखना है। ठीक है, तो बिम्स्टेक हो जाएगा। ओके, टी से क्या है? थाईलैंड। बाकी आपको याद ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फर्स्ट वुमेन क्लिम्ब द माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, उनका नाम बताना है आपको। कौन सी पहली वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट को क्लिम्ब किया था जिन्होंने? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा जुंकी तबाई। जुंकी तबाई, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ऐड करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट टू रीच माउंट एवरेस्ट। सबसे पहला बंदा जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे। टेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे पहले 2 बंदे थे जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। और इसके साथ
फर्स्ट पर्सन टू एवर टू क्लीम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ऐसा बंदा बताओ, पहला बंदा जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, तो उसका नाम है नवांग गंबू। नवांग गंबू 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लेम किए हैं, सबसे पहले पर्सन। इसके बाद और भी 2 बार गए हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगर को पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला इंडिया की बचिंद्री पाल। बचिंद्री पाल। अब कमेंट करके बताएंगे पहला बंदा कौन सा था, मैन, फर्स्ट मैन, इंडियन मैन टू रीच माउंट एवरेस्ट, वो आपको कमेंट करके बताना है। और फर्स्ट पर्सन टू क्लीम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर जो माउंट एवरेस्ट पे क्लीम किया, वो पहले बंदे थे कौन, रैनहोल्ड मैसनर जो थे, ये पहले पर्सन हुए हैं वर्ल्ड में, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर जो है ये माउंट एवरेस्ट पे क्लीम किए हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुन चुन के आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया एंड हरिजन, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। यंग इंडिया और हरिजन के फाउंडर कौन थे, तो इसके दोनों ये जो जर्नल्स हैं इनके फाउंडर थे महात्मा गांधी जी। आंसर सी रहेगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं 3-4 बात करूँगा यहाँ पर न्यूज़पेपर की। बाकी हमने चैनल पे अपलोड किए वीडियो लेक्चर 7, तो वो आप ज़रूर देखें, ऐसे फाइनेंस के रिलेटेड। बंगाल गैजेट इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है, जेम्स अगस्त हकी इसके फाउंडर हैं। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसके फाउंडर हैं। अमृता बाजार पत्रिका के फाउंडर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक और मराठा और केसरी जो 2 ऐसे जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जो बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो ये 4 याद रखना है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये चारों के चारों जर्नल किसके हैं, महात्मा गांधी जी के। फॉरवर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंटली, सुभाष चंद्र बोस का जर्नल है। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है अरबिंदो घोष का के इसके फाउंडर थे, लेकिन जो वंदे मातरम का एक्चुअली जो इसके जो नारा है वो इसके फाउंडर बिपिन चंद्र चटर्जी जो है माना जाता है। अल हिलाल अबू कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया के साथ साथ कॉमनवेल्थ जो है वो भी एनी बेसेंट की है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रिगार्ड्स टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8वां शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपको पता है किसके बारे में है, लैंग्वेजेस के बारे में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देयर आर 23 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत, 23 नहीं 22 हैं, ये ऑप्शन गलत है। उड़िया वाज रीनेम्ड एज उड़िया बाय द 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये करेक्ट है। डोगरी वाज एडिड इन 1992, ये गलत है, डोगरी 2003 में ऐड हुई थी। उसका मतलब सिर्फ आंसर जो है रहेगा बी ऑप्शन, सिर्फ बी जो 2 है वो करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर बताऊँगा लैंग्वेजेस के रिलेटेड। 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें लिस्ट किया गया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। और जो जब ये शेड्यूल बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो 14 ही लैंग्वेजेस थी, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट होती गई और बढ़ते बढ़ते 22 हो गई हैं। 3 बड़ी अमेंडमेंट का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट जो 1967 में हुई, 21 अमेंडमेंट के तहत सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया। संथली, मिथाली, बोडो एंड डोगरी 4 और लैंग्वेजेस 2003 में 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डोगरी का यहाँ पर जिक्र है। 2003 में 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड किया गया। और जो ऑप्शन में था 96 अमेंडमेंट एक्ट, 96 अमेंडमेंट एक्ट में उड़िया वाज रीनेम्ड एज उड़िया लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम जिक्र करूँगा। फ्रंटर गांधी या बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को मानते हैं। स्ट्रॉन्ग और आयरन मैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय। देश बिंदु
CR दास, दीनबंधु, CF एंड्रयू, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को माना जाता है। आपने ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर, जूट, शुगर कैन, वीट एंड मोर देन वन। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जूट को गोल्डन फाइबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज खरीफ क्रॉप्स ओनली? इन ऑप्शंस में मेज, पीस, बरले, ग्राम, कॉटन, पैडी, मस्टर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जो पेयर आपको बताना है जो ओनली खरीफ है, तो कॉटन एंड पैडी यानी राइस और कॉटन दोनों खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट। आपको पता है जब फैक्टर लेवल पे प्राइस बढ़ता है तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की इन्फ्लेशन को हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। जब कास्ट फैक्ट्री लेवल पे इसकी कास्ट बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होती है, यानी मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मनी की वैल्यू खत्म हो जाए, तो उसको डिमांड पुल कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन की 2 टाइप्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका टारगेट 2015 को ये पास हुआ था यूएन में। 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था एसडीजी, और इसका टारगेट था 15 साल के लिए। 2030 का ये एजेंडा है, एजेंडा 2030 जो है इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडी लाइन्स। तो सब्सिडी लाइन्स की जो ब्रिटिश पॉलिसी है सब्सिडी लाइन्स के सबसे पहले विक्टिम कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हैदराबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक, चाइना इज द राइट आंसर रहेगा। पहली कंट्री चाइना है जिसे बुक को प्रिंट किया। क्वेश्चन नंबर 14, हु कैप्चर इंडिया टू इट्स फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री 1983? 1983 की बात यहाँ पर हो रही है, सबको पता होगा 1983 के बारे में। इंडिया टू इट्स फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीती थी 1983 में, तब कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन आपको बताना है उस वक्त कौन थे इंडिया के। तो कपिल देव इज द राइट आंसर रहेगा। कपिल देव सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो स्पोर्ट्स भी आपको पता है हमारे सिलेबस में। हु इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी? मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है ध्यानचंद को। ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी मानते हैं। क्वेश्चन 16, हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन द ऑफिस? यूएन के अकेले ऐसे जनरल सेक्रेटरी हैं जो ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ होगी। इनका नाम है ऑप्शन बी, डैग हैमर्सकोल्ड। इसका बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 17 न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। इनमें बताना कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कंजर्व एंड सस्टेनेबली use of oceans, seas and marine resources, reduce inequality among the countries, take urgent action to combat climate change and its impact। तो इसमें बताना कौन सा 17 गोल्स में आता है। तो ये तीनों के तीनों जो है अपना इसमें इंक्लूड किए जाएंगे 17 SDGs के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई प्रोटीन डिफिशियंसी? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से ओके, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वाशिकर जो है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ये आयरन की कमी से होती है। हाइपरथायराइडिज्म जो है, या आयोडीन की डाइट में कमी हो खाने में, तो उससे क्या होता है थायराइड ग्लैंड स्वेल करता है, जिसको गाइटर या हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसका आंसर इस क्वेश्चन का बी रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और नन ऑफ द बोथ। आपको यहाँ पर आंसर पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र इनमें से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेन्स इन द असम एरिया। तो कौन सी हिल्स हैं जिनकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है इसकी विंड्स काज करती है हैवी रेन असम एरिया में? तो इसका राइट आंसर रहेगा गारू, खासी एंड जनता हिल्स इज द राइट आंसर रहेगा।
मॉक टेस्ट जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये चाहते हो सीरीज़ कंटिन्यू रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें पता चले आपका रिस्पांस अच्छा है। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की एसआई फाइनेंस की, ये हम कंटिन्यू रख सकें। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जस्ट मिनिमम प्राइस पे, ये जम्मू एंड कश्मीर में इतने मिनिमम प्राइस पे ओनली 49 रुपीज़ में हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें। 30 जिसमें सेक्शनल और 5 जो है फुल लेंथ एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ एसआई फाइनेंस के लिए रिवीजन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पे आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बता सकते हो 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए।